नमस्कार दोस्तों, इन द ग्रूव विद मार्केट्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप आपके सामने ये प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिसका पर्पस इक्विटी कल्चर यानी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कल्चर उसको प्रमोट करना है। उससे संबंधित ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, ट्यूटोरियल्स ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे और हम हर हफ्ते मिलेंगे और मार्केट की दिशा और दशा को समझने की कोशिश करेंगे। बिना दिशा और दशा समझे मार्केट के हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही तरीके से नहीं ले सकते। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर हफ्ते आपको अपडेटेड रखें कि हमारा मार्केट या मार्केट्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ जाने की संभावना है। So let's move to the factors which are impacting our market and are likely to impact going ahead. Friends, these are the factors which are going to impact our market. जो अभी इस पिछले गए हफ्ते में हमारे बाज़ार को इम्पैक्ट कर भी रहे हैं, कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। इन सभी फैक्टर्स पे हमारा ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है हमारा इंडियन रुपी और यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है, ये सडनली अभी पिछले हफ्ते में काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागा, जो बताता है कि उसके पीछे क्या कारण है वो अपने को समझना है। क्या ये FIIs सेल करके पैसा बाहर ले जा रहे हैं वापस, या कोई और कारण है, ये अभी आगे चल के हमको समझना होगा, इसके ऊपर हमको नज़र रखनी होगी। दूसरा है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ये बॉन्ड यील्ड जब भी बढ़ेगा, जो कि अभी पिछले हफ्ते 1.74 तक गया था, उसके बाद 1.66 पर आके क्लोज हुआ है और इसका ट्रेंड अप है। जब तक ये ट्रेंड अप रहेगा, जब तक ये बढ़ेगा, इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर नेगेटिव रहेगा। तो इसके ऊपर हमको नज़र रखनी है। जिन फैक्टर्स पर हमको नज़र रखनी है वो हमने येलो कलर में कोड किए हैं, जो फैक्टर्स हमारे लिए पॉजिटिव हैं वो हमने ग्रीन कलर में कोड किए हैं, जो फैक्टर्स नेगेटिव हैं वो रेड कलर में कोड किया है। अगेन डॉलर इंडेक्स इज अनदर फैक्टर विच वी हैव टू कंसिडर। इसका डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है, अभी वो 93.11 तक गया ऊपर, उसके बाद थोड़ा कूल डाउन होकर 92.18 तक पर आ गया। ये अगर बढ़ेगा तो अगेन हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। देन PMI नंबर्स, जो हमारे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बोलते हैं, ये दिखाता है कि किसी कंट्री में इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो अभी PMI नंबर्स जिन भी देशों के आए हैं सभी के पॉजिटिव आए हैं, यानी कि इकोनॉमीज उनकी एक्सपेंड हो रही हैं। तो दिस इज़ ए पॉजिटिव फैक्टर। रिजल्ट सीजन हमारा शुरू हो गया है। अप्रैल और मई में बहुत सारी कंपनियों के जो एनुअल और क्वार्टरली दोनों रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और ये मार्केट कीनली वॉच करेगा कि वो कंपनीज कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं, क्या मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, क्या मार्केट शेयर एक्सपेंशन हो रहा है, या उसके उलट कुछ हो रहा है। उसी हिसाब से मार्केट अपनी दिशा तय करेगा। फिर राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, जो हमारे कमोडिटीज़ हैं, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, इन सभी के दाम पिछले कुछ महीनों में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ये इम्पैक्ट करता है सीधे हमारे इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर भी बढ़ेगी, और ब्याज दर बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी, और ये सब हमारे इकोनॉमी के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए नेगेटिव होगा। तो मतलब हमारा मार्केट नीचे जाएगा। तो ये एक बहुत की पॉइंट है जिस पर हमको नज़र रखनी है गोइंग फॉरवर्ड, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स।
जीएसटी कलेक्शन एक फैक्टर है जो कि अभी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है उसने। अभी लास्ट 1.24 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ और हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी का मानना है कि ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इस पर भी हमको ये पॉजिटिव है, लेकिन साथ में नज़र भी रखनी होगी कि आगे ट्रेंड कैसे प्रोग्रेस करता है इसको। जो स्टेक सेल प्रोग्रेस है हमारी गवर्नमेंट की, उस पर एक हमको नज़र रखना होगा। जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला प्रोसेस है, पब्लिक सेक्टर में जो स्टेक अपने सेल करना है गवर्नमेंट को, तो पिछले साल टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए थे। इस साल अगर वही हुआ और टारगेट पूरे नहीं हुए तो हमारी फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, जो हमारे लिए इकोनॉमी के लिए एज वेल एज मार्केट्स के लिए नेगेटिव होगा। तो इसकी प्रोग्रेस पर अपने को नज़र रखनी है। कोविड का जो सिचुएशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आज की स्थिति है वो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, उसको पचा लिया है। लेकिन आगे अगर सिचुएशन और वर्सन होगी तो फिर मार्केट उसको डाइजेस्ट करेगा और आगे और नीचे जा सकता है। तो इसके ऊपर तो हमको एक बहुत ही कीन नज़र डेली बेसिस पर रखना है। देन एफआईआई और डीआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी एक्टिविटी पिछले हफ्ते में एफआईआईज का एक्टिविटी सेलिंग का रहा। उन्होंने करीब 2200-2300 करोड़ रुपए का सेलिंग किया और डीआईआईज ने करीब 1100-1200 करोड़ का बाइंग किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एफआईआई सेलिंग कंटिन्यूस होता रहा तो फिर मार्केट नीचे ही जाएगा। लास्टली ओवरसीज़ मार्केट, हमारे जो यूएस के मार्केट्स हैं वो सारे पॉजिटिव रुझान पे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड्स में हैं, ऑल टाइम हाई पर हैं। हमारे मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया है इन मार्केट्स को। तो फॉरेन मार्केट्स के जो इंडिकेशन है वो पॉजिटिव है हमारे लिए। Now going to निफ्टी एनालिसिस। जैसा हमने बताया कि निफ्टी अंडर परफॉर्म किया इंटरनेशनल मार्केट्स को, उसने वीकली चार्ट पर एक डोजी बनाया। ये आप देख सकते हैं, वीक में जहाँ पर वो ओपन हुआ वहीं पर लगभग क्लोज हुआ। दिस इज कॉल्ड डोजी। और डोजी का मतलब होता है कि मार्केट इनडिसाइसिव है, अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि उसको कहाँ जाना है। तो अभी हालांकि निफ्टी ने अपना 20 वीक डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको हम बोलते हैं वो 14773 पर है, उसके ऊपर ही है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। और उसका जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो 14759 पर है, 14759 पर। ये भी पॉजिटिव है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर हम वापस 14,500 के लेवल्स देख सकते हैं। विक्स अभी बहुत एक नॉर्मल रेंज में चल रहा है, बाज़ार में कुछ फियर नहीं दिख रहा है। इससे क्लियर है कि बाज़ार वेट कर रहा है सिचुएशन क्लियर होने का, कोविड एंड इन्फ्लेशन का। डेरिवेटिव्स में पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है बुलिश स्टैंस ऑन मंथली सीरीज, हालांकि वीकली सीरीज में स्टैंस बेरिश दिख रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेटर हाफ ऑफ मंथ में एक रैली आ सकती है। आरएसआई न्यूट्रल है। तो इन सम टोटल ये एक बाय एंड बाय ऑन डिप्स का मार्केट है जहाँ तक निफ्टी का सवाल है। और हमको एक शार्प आई रखना है, नज़र रखनी है कोविड पर और इन्फ्लेशन के ऊपर। नाउ वी गो टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेरिश है। बैंक निफ्टी ने कैंडल भी बेरिश बनाई है और उसने 20 डेमा वीकली के 20 डेमा से रिबाउंड लिया जो कि 32,229 पे है। उसका अगला सपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का आता है 32,080 पर, और अगर वो भी टूटता है तो फिर 31,500 का जोन हम देख सकते हैं। लेकिन जैसा बैंक निफ्टी अभी ओवरसोल्ड है तो एक रिबाउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं
33,500 तक। इसका चार्ट अगर हम देखेंगे तो इसने वीकली कैंडल पर यहाँ पर 20 डेमा पर सपोर्ट लिया है और यहाँ से अगर वो एक रिबाउंड लेता है तो हमको 33,500 का लेवल वापस देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी ने निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म किया है और उसका पुट कॉल रेशियो भी एक बेरिश स्टैंस दिखा रहा है। आरएसआई न्यूट्रल है वीकली टाइम फ्रेम में, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में वो ओवरसोल्ड पोजीशन में है। जो बैंक निफ्टी के इंडेक्स के जो हैवी वेट्स हैं वो लोग अभी काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल पर हैं, इसलिए फर्दर डाउनसाइड की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है अनलेस कि बॉन्ड यील्ड और हमारा कोविड सिचुएशन वो ड्रास्टिकली एडवर्स हो जाए। तो हमारे पिछले हफ्ते में जो सेक्टर्स चले वो मेटल, आईटी और हेल्थ केयर, ये मेजर फ्रंट रनर थे और बैंकिंग लैगार्ड था। उसी हिसाब से जो स्टॉक्स भी चलने वाले थे वो इन्हीं फ्रंट रनर सेक्टर्स थे, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी पोर्ट्स, विप्रो, सिप्ला, और लैगार्ड्स में फाइनेंस और बैंकिंग के स्टॉक्स हैं। लास्टली आई कम टू द स्टॉक पिक ऑफ द वीक। ये है हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसको हम दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं जो मैंने इसमें दिया है। अभी करंट मार्केट प्राइस है 416 रुपये। हम अगर उसको 420 रुपये के आसपास खरीद पाते हैं, हमारी इसमें दो स्ट्रेटजी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो है F&O में आप ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनाइए जिसमें कि आप एक 420 रुपये की कॉल खरीद रहे हैं, एक 430 रुपये की कॉल सेल कर रहे हैं और एक 390 रुपये का पुट, 390 स्ट्राइक का पुट सेल कर रहे हैं। इस पोजीशन को बनाने में करीब करीब 2 लाख रुपये का आपका मार्जिन इन्वॉल्व होगा। हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो 3 दिन से 3 हफ्ते के बीच में, हमारा जो फोकस है वो स्विंग ट्रेडिंग पर रहता है। तो हमारा ये नॉर्मल टाइम फ्रेम होता है 3 days to 3 weeks। इसमें स्टॉप लॉस हमने प्रिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि इसका ब्रेक इवन 389 है। तो ये चूँकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड पोजीशन में है ये स्टॉक, तो अगर 389 के नीचे स्टॉक बंद होता है अप्रैल में तो हम वहाँ पर एक कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे जिसका डिटेल मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप F&O में कंफर्टेबल नहीं है या इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप सिर्फ सिंपल स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपका फंड रिक्वायरमेंट एज़ पर क्वांटिटी जो आप बाय करना चाहते हैं उतना ही होगा। पर मेरी सलाह हमेशा रहती है कि आप जब भी स्टॉक बाय करते हैं तो आप हमें कभी भी जो भी फंड आप एलोकेट कर रहे हैं उस पूरे फंड को एक साथ यूज़ ना करें, उसके 3 या 4 हिस्से करके आप बाइंग करें उसको, जिससे कि आप डिप में भी आप कुछ बाय कर पाएँ और आपका एवरेज बेहतर हो पाए। तो अगर आप स्टॉक वाली स्ट्रेटजी में जाते हैं तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 410 रुपये होगा क्लोजिंग बेसिस पर। सो दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ इन द ग्रूव विद मार्केट्स। आई होप this becomes useful to you going forward also, and I am able to provide a sincere and dependable source of information and resource base to make your trading and investment journey more fruitful and more worthwhile. Please do not forget to subscribe this channel and also press the bell icon so that you can receive the real-time alerts whenever we upload a video. So thank you and wish you all the best till next Sunday.